हम वुमेन स्पेसिफिक ऐसे के लिए कुछ टॉपिक्स और कुछ एग्जाम्पल्स डेटा वगैरह देख लेते हैं, ताकि वुमेन्स के रिलेटेड कुछ भी ऐसे आता है तो हम उस ऐसे को हम सही से एड्रेस कर पाए। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए स्टार्ट अवर ऐसे टॉपिक्स ऑन द पॉसिबल वे विच कैन बी आस्क्ड फॉर यूपीएससी और जीपीएससी फॉर मेंस पर्सपेक्टिव एंड फॉर मेनली वुमेन स्पेसिफिक ऐसे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का ऐसे लाइक हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। क्रेडल यानी कि जो छोटे बच्चे को नहीं वो सहलाते हैं, उनके लिए जो घोड़ियों होता है, तो जिसके अंदर बच्चे को रखा जाता है, छोटे बच्चे को, तो उन क्रेडल को जो हाथ जो हैंड उसको हिलाता है वही हैंड रूल करता है वर्ल्ड को। और वो किसका, अल्टीमेटली ऑब्वियसली वुमेन के बारे में बात किया जाए। अ वुमेन्स जर्नी फ्रॉम डोमेस्टिक टू ग्लोबल, तो रॉक्स द क्रेडल यानी कि ये घर काम हुआ। ठीक है, एंड हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, वर्ल्ड को रूल करना यानी कि ग्लोबल स्टेज पे अपना परचम लहराना, ये सब बात की गई है। तो वुमेन्स जर्नी फ्रॉम डोमेस्टिक टू ग्लोबल, इस तरह का ये ऐसे कहने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का भी ऐसे आ सकता है और उसमें भी हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, उस इन्फॉर्मेशन को हम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, दूसरा एक ऐसे एम्पावरिंग वुमन प्री रिक्वेस्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है उसके बारे में बोला गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है। तो ये इंडिया के भारत के पर्सपेक्टिव में इंडिया के जो हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, इंडिया की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट अगर करवाना है तो उसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट करना जरूरी है। तो ये नीड है वुमेन एम्पावरमेंट की। तो इस तरह का भी ऐसे पूछ सकते हैं। और इसमें कैसे, तो वही हम लिख सकते हैं कि 50% यदि महिला है तो एक पंख पे जैसे हम उसको क्या है, जैसे एरोप्लेन को नहीं चला सकते, हेलीकॉप्टर को, वैसे ही एक वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सोसाइटी उसको डेवलपमेंट करने से हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं हो जाएगी, है ना। तो हमें अगर ओवरऑल सोसाइटी को डेवलप करना इकोनॉमी एंड सोशली, तो दोनों को यानी कि मेन एंड फीमेल, है ना, वुमेन, दोनों को पावरफुल बनाना पड़ेगा, दोनों को एम्पावर करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह के ऐसे में भी ये हम इंफॉर्मेशन को अच्छे से हम लिख पाएंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक था एम्पावरिंग वुमन किस लिए जरूरी है, तो कि इंडिया के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर तीसरा एक ऐसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि फ्रॉम बेटी बचाओ टू बेटी पढ़ाओ, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आया, उसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट किसने लेवल पे हुए, तो उसका बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करना है। अब इसमें हम फ्रेंड के ये भी लिख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से बहुत कुछ अच्छा हुआ है, गर्ल्स का एनरोलमेंट बढ़ा है, वुमन का, वुमन ने ज़्यादा स्टेम एजुकेशन लिया है। ठीक है, वुमन ने काफ़ी अच्छी जॉब में भी उनको मिला है, वुमन कॉम्पिटिंग रोल में भी जा रही है। तो ऐसा बहुत कुछ अच्छा भी लिख सकते हैं, पर अभी कहीं ना कहीं गैप है ओवरऑल सिनेरियो से देखा जाए, तो वो गैप भी हमें दिखाना है। और लास्ट में हम वे फॉरवर्ड भी देना है, किस तरह के क्या अच्छे कर सकते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हम अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरफ भी टॉपिक ही आ सकता है। अब चौथा एक ऐसे कि इस तरह का भी ऐसे पूछ सकते हैं कि पैराडॉक्स ऑफ इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन में पैराडॉक्स देखने को मिलता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। एक साइड तो क्या है फ्रेंड कि रिवर्ड एज गॉडेस, गॉडेस यानी कि देवी, देवी की तरह इंडिया की वुमन को पूजा जाता है। ठीक है, और दूसरा जगह है क्या, मार्जिनलाइज इन रियलिटी, रियलिटी में अगर देखा जाए तो वुमन बहुत मार्जिनलाइज पे है। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वुमन को रिवर्ड एज गॉडेस, कैसे गॉडेस के तौर पे रिवर किया जाता है, तो वो संस्कृत में नहीं बोलते यत्र नारे से पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो वहाँ पे कुछ कुछ अच्छा आपको लिखना है, पर उसके सामने हमें लिखना है कि एक्चुअल में रियलिटी में अगर देखा जाए तो वुमन बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज है। जैसे उनको आज भी ग्लास सीलिंग फेस करना पड़ता है, स्टिकी फ्लोर फेस करना पड़ता है, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता, उनको हेल्थ में प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ठीक है, उनको एनीमिया वगैरह ज़्यादा है, या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह, हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं। उनको एम्प्लॉयमेंट में नहीं दिया जा सकता है, या शाम के टाइम में या घर पे रात से घर से बाहर जाएगी तो उनके साथ में मेल कंपेनियन होना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। डोमेस्टिक वायलेंस मेनली अगेंस्ट वुमन होता है, तो ये हम इसमें लिख सकते हैं। फिर एक ऐसे इस तरह का भी पूछ सकते हैं कि क्योंकि अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, तो उसके बारे में ये ऐसे आ सकता है कि द नारी शक्ति वंदन अधिनियम माइलस्टोन और मीरेज फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए माइलस्टोन है या मीरेज है। ठीक है, तो इस तरह का भी नारी वंदन अधिनियम को लेके ये पूछ सकते हैं। इसमें आप कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन के साथ में एक अच्छा एनेक्डोट के साथ में इस ऐसे को भी शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 5 ऐसे में भी यहाँ पे फ्रेंड ये टॉपिक दिए, ये आप अच्छे से करना, पर इसके लिए हम इन्फॉर्मेशन में यहाँ से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ों को हम यहाँ से हम ले सकते हैं और अपने ऐसे में कोड कर सकते हैं, हम अपने ऐसे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे रहता है फ्रेंड, इंट्रोडक्शन शुरुआत में आता है, फिर हम लिखते हैं उसमें बॉडी पैराग्राफ, है ना, उसमें थीमेटिकल एनालिसिस करते हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं।
ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं किसी भी ऐसे में, तो स्टार्ट विद अ पावरफुल कोट, एक पावरफुल कोट के साथ में शुरुआत करें फ्रॉम अ हिस्टोरिकल फिगर। हिस्टोरिकल फिगर कौन, क्योंकि ये रियल लाइफ लगेगा ज़्यादा फ्रेंड। यहाँ पे हिस्टोरिकल फिगर हमारी कौन से, तो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। अब डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने एक अच्छा सा कोट दिया हुआ है वुमेन के लिए, तो हम ये वुमेन के लिए कोट यहाँ से हम उठा सकते हैं और अपने ऐसे में लिख सकते हैं। कोट क्या है, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। कि ये क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस किस बेस पे मैं जज करूंगा, किस बेस पे मैं मेजर करूंगा। अगर आपको मेजर करना है कि इंडिया की कम्युनिटी है कितना प्रोग्रेस किया, इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया, तो ये मेजर करना होगा तो आप कैसे करोगे, तो ये इस चीज़ पे आप मेजर कर सकते हो कि बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमन हैव अचीव। हमारे वुमन ने, इंडिया के वुमन ने पर्टिकुलरली कितना प्रोग्रेस अचीव किया है, उसके बेस पे हम प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर बी आर आम्बेडकर का कोट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी आर आम्बेडकर ये कहते हैं कि अगर वुमन काफ़ी उन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया तो वो सोसाइटी प्रोग्रेस है, पर वुमन ने अगर प्रोग्रेस नहीं किया तो सोसाइटी इज नॉट प्रोग्रेस एट ऑल। और कंपेलिंग स्टेटिस्टिक, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कोई डेटा अगर हमारे पास हो तो वो डेटा का यूटिलाइजेशन हम हमारे इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या था हमारा फ्रेंड, तो स्टेटमेंट हम ऊपर से अलग अलग हो सकते हैं, जैसे नारी बंधन अधिनियम, माइलस्टोन और मीरेज, है ना। तो उस तरह का जो ये मेन स्टेटमेंट, तो अब उस थीसिस स्टेटमेंट से सेंट्रल आर्ग्यूमेंट आप निकालो। सेंट्रल आर्ग्यूमेंट उसका क्या है, कोई एजुकेशन के पक्ष में, वुमेन एम्पावरमेंट के पक्ष में, कि किस चीज़ के पक्ष में, तो वो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन वुमेन एम्पावरमेंट, द जर्नी टूवर्ड्स टू जेंडर इक्वालिटी इज ऑन गोइंग, fraught with historical and systematic challenges that require a holistic and sustained approach। तो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट हमें देना पड़ेगा वहाँ पे, और हम ये लिख सकते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि इंडिया ने वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में काफ़ी अच्छा क्या है, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है, सिग्निफिकेंट स्ट्राइड हम वुमेन एम्पावरमेंट के डायरेक्शन में किया है। द जर्नी टूवर्ड्स टू जेंडर इक्वालिटी, पर अभी भी जो हमारी जर्नी है टू जेंडर इक्वालिटी अगर लाना है तो ये अभी भी ऑन गोइंग है। हमने टू जेंडर इक्वालिटी हमारे इंडिया में आई नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल एंड सिस्टमेटिक चैलेंजेस इस चीज़ में है। सिस्टमेटिक चैलेंजेस, हिस्टोरिकल चैलेंजेस, जैसे प्रेजुडाइज होते हैं, पैट्रियार्की वगैरह होती है, तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है दैट रिक्वायर उसमें होलिस्टिक एंड सस्टेन अप्रोच आपको चाहिए। कैसा, होलिस्टिक एंड सस्टेन अप्रोच। तो ये हम अपने थीसिस स्टेटमेंट में एज ए सेंट्रल आर्ग्यूमेंट के तौर पे लिख सकते हो कि बहुत सारा हमने प्रोग्रेस किया है, पर कुछ चैलेंजेस है अभी, और वो चैलेंजेस को हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा होलिस्टिक एंड सस्टेन अप्रोच से। फिर हमारा कंटेक्स्ट यहाँ पे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हो सकता है। ब्रीफली टच अपॉन द हिस्टोरिकल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, हिस्टोरिकल स्टेटस के साथ में, जैसे फ्रॉम रिवर्ड फिगर्स इन एंसेंट टेक्स्ट, कुछ रिवर्ड फिगर हो, जैसे अपाला हो, है ना, अपाला जैसे कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हो, लोपामुद्रा का एग्जांपल लिख सकता है एंसेंट में, जैसे या मिडाइवल टाइम में कुछ फिगर ऐसी रही है जिसका एग्जांपल लिख सकते हो आप, जैसे रजिया सुल्ताना, या मॉडर्न टाइम में हम लिख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई वगैरह का, है ना। टू द डिक्लाइन इन देयर स्टेटस इन लेटर पीरियड, तो रिवर्ड फिगर इन एंसेंट टेक्स्ट से हम डिक्लाइन कैसे हुआ लेटर टाइम में वो भी हम लिख सकते हैं। और जैसे सोशल एविल्स है, लाइक बीच बीच में सती देखने को मिला, चाइल्ड मैरिज वगैरह देखने को मिला, तो ये हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के साथ में भी हमारे थीसिस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, हम लिंक कर सकते हैं, इस तरह का डेटा को हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, अब हमें क्या बॉडी पार्ट में आना है। बॉडी पार्ट के और इंट्रोडक्शन दोनों के बीच में हमारा कनेक्टिंग लाइन होना चाहिए, अच्छे से कनेक्टर का हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए। बॉडी पैराग्राफ में हम थीमेटिकल एनालिसिस करेंगे, जो थीम है हमारा उसको एनालिसिस करेंगे, हम आर्गूमेंट देंगे, हम एग्जांपल देंगे, हम डेटा देंगे अलग अलग, और इन डेप्थ हम उसके आर्गूमेंट इन फेवर, आर्गूमेंट इन अगेंस्ट, काउंटर आर्गूमेंट वगैरह हम यूटिलाइजेशन करेंगे। दिस इज वेयर यू डेमोन्स्ट्रेट योर इन डेप्थ नॉलेज। अब हमारा इन डेप्थ नॉलेज उस टॉपिक के बारे में है, वो कहाँ से हम शुरुआत करेंगे, कहाँ लिखेंगे, तो हमारा बॉडी पैराग्राफ हम जब लिखेंगे ना, तो उसमें हमारा इन डेप्थ नॉलेज को हमें शोकेस करना पड़ेगा कि हम कितना वास्ट नॉलेज हमारे पास इस टॉपिक के रिलेटेड है, हम और इस टॉपिक के बारे में हम क्या समझते हैं एक्चुअल में, ठीक है। डेडिकेट सेपरेट पैराग्राफ टू ईच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स यूजिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स एंड डेटा। जैसे हमें क्या दिखाना होता है, सबसे पहले सपोज सोशल एंड कल्चरल चैलेंज। अब वुमन है, वुमन हम सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, तो वुमन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती है, इसलिए हम सबसे पहले क्या चैलेंजेस, तो सोशल एंड कल्चरल चैलेंजेस को हम लिखेंगे सबसे पहले। सोशल एंड कल्चरल चैलेंजेस में हम कहीं पे हम लिख सकते हैं कि
पैट्रियार्की एंड जेंडर रोल्स के बारे में लिख सकते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में लिख सकते हैं, पैराडॉक्स ऑफ रेफरेंस के बारे में लिख सकते हैं। जैसे हमने ऊपर ऐसे नहीं पढ़ा कि इंडिया में पैराडॉक्स देखने को मिलता है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एक साइड तो देवी की तरह पूजा जाता है और दूसरी साइड क्या है, वो मार्जिनलाइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब हम ऐसे सोशल एंड कल्चरल चैलेंजेस लिख सकते हैं यहाँ पे। उसमें पहले आ गया पैट्रियार्की एंड जेंडर रोल्स, डिस्कस हाउ डीपली इनग्रेन्ड पैट्रियार्कल नॉर्म्स कंटिन्यू टू डिक्टेट वुमेन्स लाइव्स फ्रॉम बर्थ टू मैरिज। बर्थ से मैरिज तक जैसे पैट्रियार्की एंड जेंडर रोल की वजह से वुमेन की लाइफ कितना अफेक्ट होती है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। बर्थ से जैसे होता है तो फीमेल फेटिसाइड, अगर फीमेल है तो फीमेल को मार दिया जाता है गर्भ में ही। चाइल्ड सेक्स रेशियो इसकी वजह से कम होता है, जैसे 1000 मेल पे फीमेल की संख्या बहुत कम हो रही है अभी, है ना, तो उसमें 918 के जितना उठना बहुत कम है हमारे यहाँ पे इंडिया में, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन मैरिज में कितना फीमेल हो अगर घर में तो शादी होती है फीमेल की तो उसमें डावरी देना पड़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे ज़्यादा शिकार होती है, एंड और भी कुछ आती है, तो वो सब पैट्रियार्कल एंड जेंडर रोल्स में आप लिख सकते हो और ये सब चैलेंजेस है और ये वुमेन के पक्ष में आपको लिखना है। देन एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में, वेल फीमेल लिटरेसी रेट्स हैव इम्प्रूव, अभी के टाइम में आपको थोड़ा प्रैग्मेटिक भी दिखाना है यहाँ पे, प्रैग्मेटिक भी कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। आगे भी हमने कैसे कि इंट्रोडक्शन में यही तो लिखा है कि बहुत कुछ हमारे यहाँ पे इंडिया में वुमेन्स के लिए हुआ है, पर अभी भी चैलेंजेस है। तो यहाँ पे एजुकेशन हेल्थ में आपको लिखना है कि काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कितनी सारी स्कीम लाई, आयुष्मान भारत वगैरह या नमो लक्ष्मी नमो सरस्वती या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी अलग अलग बहुत सारी स्कीम लाई है, पर चैलेंजेस भी अभी भी है, जैसे हाई ड्रॉप आउट रेट्स और कितना रेट है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा आप याद करके। लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है स्कूल में, जेंडर गैप इन स्टेम फील्ड में देखने को मिलता है, जैसे वुमेन स्टेम फील्ड में बहुत कम है। फॉर हेल्थ में देखा जाए तो डिस्कस इश्यूज लाइक मैटरनल मोर्टालिटी, जब बच्चा जन्म होता है तब कितनी सारी माताएं मर जाती है, 1 लाख पे शायद 100+ है कुछ, तो इतना सारा एक नंबर है, तो ये अच्छा नहीं है। फिर माल न्यूट्रिशन का शिकार सबसे ज़्यादा वुमेन होती है, 1/3 इंडिया की वुमेन है वो एनीमिक है। द लेक ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स अपना मतलब कितना बच्चा करना, 2 बच्चा करना है, 3 बच्चा करना है, तो वो फीमेल को अधिकार नहीं होता मोस्टली। तो ये सब आज भी हमारे सोशल एंड कल्चरल चैलेंजेस में आते हैं। पैराडॉक्स ऑफ रेफरेंस हम लिख सकते हैं, यूज द गॉडेस वर्सेस रियलिटी पैराडॉक्स, जैसे एक साइड गॉडेस के तौर पे आप उनको पूछते हो, दूसरी साइड रियलिटी पैराडॉक्स बताओ कि दूसरी साइड और क्या प्रॉब्लम है। जैसे हाईलाइट करो हाउ वुमेन आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल में जैसे वुमेन को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी दुर्गा पूजा नवरात्रि वगैरह ये किसका है, तो देवी का ही है, तो उसमें वुमेन को पर्टिकुलर सेलिब्रेट किया जाता है। बट फेस डिस्क्रिमिनेशन पर यही वुमेन बाहर दिखे अब तो उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। वायलेंस इन द डेली लाइफ में उसको घर पे मारा जाता है, तो ये सब आप पैराडॉक्स दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का अपना डेटा का यूटिलाइजेशन, अपने एग्जांपल्स, अपने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कहाँ पे आप लिखोगे, तो अपने ऐसे के मेन आप जो इन डेप्थ नॉलेज आपको दिखाना होगा वहाँ पे लिख सकते हो। अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात की जाए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आप लिखो, आप इन्फॉर्मल इकोनॉमी लिखो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव इनके बारे में क्या किया गया है तो वो लिखना है आपको। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का चैलेंजेस आप उसमें क्या लिखोगे, तो लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ये आप बताओ अपना, और ये मेन क्रिटिकल पॉइंट है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल का क्यों कम है ये भी आपको दिखना है। मेंशन द डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, रीजन बिहाइंड है, रीजन क्या है, सच एज द बर्डन ऑफ अनपेड केयर वर्क, अनपेड केयर वर्क ये बर्डन है इसका, मतलब घर में काम जो कर रहे हैं घर में, तो उनके बारे में उनको कोई पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। घर काम भी करो बाहर का काम भी करो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेफ्टी नहीं है, जहाँ से घर से अपने बाहर काम पे जाते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का कम है। फिर ग्लास सीलिंग इफेक्ट इन वर्क प्लेस, जहाँ काम करते हैं वहाँ पे ग्लास सीलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, उनको वुमेन महिलाओं को एक लेवल के ऊपर उनको मैनेजिंग पोस्ट पे रखा ही नहीं जाता, ऐसा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये ग्लास सीलिंग का इफेक्ट भी ये आप एग्जाम्पल में लिखो। देन इनफॉर्मल इकोनॉमी, डिस्कस हाउ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन आर एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर, बहुत सारी वुमेन आज के टाइम पे इनफॉर्मल सेक्टर में, जैसे हमारी 90% वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो उसमें से वुमेन तो ज़्यादा ही है, विद लिटल टू नो सोशल सिक्योरिटी और लीगल प्रोटेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि वुमेन के सोशल सिक्योरिटी नहीं है ना लीगल प्रोटेक्शन है। अगर वो फॉर्मल सेक्टर में होती तो वहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय होती है, रेगुलर एम्प्लॉय के क्या है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होता है, लीगल प्रोटेक्शन उनको मिलता है, पर अब ये इनफॉर्मल सेक्टर है तो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं है, लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसकी वजह से वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं हो पाती वुमेन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव कुछ उसके लिए लिए गए, तो मेंशन स्कीम का अब मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा में मुद्रा दी जाती है उनको, यानी कि क्रेडिट दिए जाते हैं, किस लिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फीमेल को। फिर महिला ई हाट स्टार्ट किया गया है, महिला ई हाट मेनली अपनी चीज़ वस्तुओं को बेचने के लिए। एंड रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे कुडुमश्री,
तो ये सब इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में मेनली रोल है, तो ये आप लिखो अलग अलग जगह पे। अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के क्या प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए कि नहीं, तो वो भी आपको दिखाना है। तो अपने ऐसे तभी तो अच्छा रिफ्लेक्ट होगा। अंडर रिप्रेजेंटेशन, जैसे वुमेन महिलाएं अभी पॉलिटिक्स में बहुत कम है, अंडर रिप्रेजेंटेशन उनका, जैसे स्टेट असेंबली में भी 9% से कम है, एंड पार्लियामेंट लोकसभा में अगर देखा जाए तो 15% से कम है। अभी के पार्लियामेंट में, लास्ट पार्लियामेंट में 17 थी, 17 पार्लियामेंट में 78 थी लोकसभा में मेंबर थे, पर इस टाइम जो अभी की 18वीं लोकसभा है उसमें कितना है, तो 74 जितनी ही महिला MP से। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम, वुमेन रिजर्वेशन बिल, इनका लिखो कि दिस इज क्रूशियल रिसेंट डेवलपमेंट, अभी के टाइम में क्रूशियल डेवलपमेंट है, ये अच्छा है। आपको कोई वुमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिखाना हो, कोई अच्छा दिखाना हो, तो वहाँ पे आप नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लिखो अपने ऐसे में। डिस्कस इस प्रोविजन डिस्कस करना है, जैसे 33% रिजर्वेशन लोकसभा स्टेट असेंबली में दिया जा रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है, नारी शक्ति अधिनियम क्यों लाया गया, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए, ताकि महिलाओं संबंधी जो मुद्दे हैं उनको अच्छे से सुना जाए, उनकी भागीदारी बढ़े, वो इकोनॉमिक भी एम्पावरमेंट हो, है ना। तो इसलिए जरूरी है सिग्निफिकेंस दिखाओ, और हिस्टोरिकल स्टेप है ये दिखाओ, एंड चैलेंजेस इन टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये भी दिखाओ कि कुछ चैलेंजेस भी रहने वाले उनके इम्प्लीमेंटेशन में। अब चैलेंज इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद में कुछ चैलेंज आएंगे, वो दिखाएंगे। अभी क्या चैलेंज है, तो अभी तो सेंसस के बाद में होगा एंड डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में होने वाला है ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम का इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप ये दिखाओ अपने ऐसे में। देन ग्रास रूट सक्सेस है, अगर कहीं पे वुमन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हो, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट दिस विद द सक्सेस ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73rd एंड 74th, जिसमें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और उसमें क्या किया गया है, 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिखो, विच मैंडेटेड रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन लीडिंग टू देयर इंक्रीज पार्टिसिपेशन, लोकल गवर्नेंस में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है इसकी वजह से। ये ग्रास रूट सक्सेस है, ये आप दिखाना चाहिए अपने ऐसे में, ओके। देन वुमेन के लिए क्या है, लीगल एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क क्या है, तो कुछ प्रोग्रेसिव लॉ दिखाओ, मेंशन लॉ की लॉस लाइक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये एक अच्छा लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस का, अपने ऐसे में इसको यूटिलाइजेशन करना चाहिए। देन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्यूसल एक्ट 2013, ये पोस्ट एक्ट है, पोस्ट एक्ट को आपको लिखना चाहिए कि वर्क प्लेस में वुमेन के साथ में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह होते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लॉ लाया गया था मेनली, तो ये भी एक अच्छा स्टेप है, ये आपको दिखाना है। एंड डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, तो ये तीनों लॉ आपको याद रखना है और अपने ऐसे में कहीं पे जगह आता है, कहीं पे इंपॉर्टेंट जगह तो वहाँ पे लिखना है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी आप लिख सकते हो। अब इन सब लीगल जो प्रोविजन है उनको इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं इसमें, क्रिटिकली एनालाइज हाउ दिस लॉज ऑफन फेल, ये फेल क्यों होते हैं मेनली लॉ, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो भी आज डोमेस्टिक वायलेंस हो ही रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कितना सारा होता है देखने को मिलता है, डावरी आज भी नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट है, तो ये प्रॉब्लम तो अभी भी सबके बावजूद है, तो ये क्यों है ऐसा, लेक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, इसलिए जो डावरी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वायलेंस फेस कर रहे हैं, या डावरी है, डावरी में ना नहीं बोल रहे हैं, सोशल स्टिग्मा कहीं पे एसोसिएटेड है चीज़ों के साथ में, जुडिशियल डिले की वजह से भी जुडिशरी जल्दी अपना निर्णय नहीं सुनाती, तो इसकी वजह से केस बढ़ते रहते, और जो भी कौन वो कल्प्रिट होगा वो ऐसे घूमता रहेगा, उसको किसी का डर ही नहीं रहेगा। उसमें निर्भया केस पावरफुल एग्जाम्पल है, निर्भया केस को आप लिख दो। अब आपको क्या दिखाना है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव एंड वे फॉरवर्ड दिखाना है, ठीक है। ये सारे के सारे आपने सोशल, कल्चरल वगैरह, हिस्टोरिकल वगैरह, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये चैलेंजेस आपने दिखा दिया। अब उसके बाद में हमारा ऐसे है, ऐसे में लास्ट में हमें क्या दिखाना है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव एंड वे फॉरवर्ड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा अच्छा हुआ है, बहुत सारा खराब भी हुआ है, ठीक है। अब चैलेंजेस भी है, चैलेंज को एड्रेस कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि होलिस्टिक अप्रोच हमारा होना चाहिए। देन माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है सोसाइटी में। देन रोल ऑफ मैन एंड बॉयज़, ये रोल भी चेंज करने की जरूरत है। देन सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हम लिख सकते हैं, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन है, ये आपको लिखना चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इसलिए इसको लिखना चाहिए। तीसरा, रोल ऑफ मैन एंड बॉयज़, बॉयज़ एंड मैन का रोल आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े कल्प्रिट मैन एंड बॉयज़ होते हैं, ये भी एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। और वो फीमेल को, वुमेन को अच्छे से समझ नहीं पाते, तो उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि मैन भी वुमेन की तरह सोचने लगे, तो तभी ये कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। माइंड से चेंज एंड होलिस्टिक अप्रोच, ये किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं। होलिस्टिक अप्रोच, जैसे आर्ग्यू दैट पीसमिल अप्रोच इज इनसफिशिएंट, अभी तक का जो अप्रोच हमारा रहा पीसमिल अप्रोच कहते हैं उसको, तो ये इनसफिशिएंट है। तो सॉल्यूशन किस में, होलिस्टिक स्ट्रेटेजी हमें अपनानी पड़ेगी अगर सही में वुमेन एम्पावरमेंट करना है फ्रेंड, सही में वुमेन एम्पावरमेंट करना है तो होलिस्टिक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। दैट एड्रेस एजुकेशन को एड्रेस करें, हेल्थ को एड्रेस करें, इकोनॉमिक एंड
पॉलिटिकल एस्पेक्ट साइमल्टेनियस एक साथ भी, इसलिए इसको होलिस्टिक बोला जाता है। एक साथ में ऐसे बड़े बड़े मुद्दों को एक साथ में साइमल्टेनियसली एड्रेस करें, ये जरूरी है, ठीक है। देन माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। कुछ लोगों का महिलाओं के प्रति वो व्यवहार ही होता है, वो एक करुणाजनक होता है, बहुत कहेंगे ना उनको करुणाजनक, तो बहुत गंदा रवैया रहता है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है फ्रेंड। एम्फेसाइज दैट लीगल रिफॉर्म्स आर नॉट इनफ। लीगल रिफॉर्म तो इतना सारा हो गया, उसके बाद में भी हमने देखा ना, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है तो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 वाला एक्ट है तो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो बहुत सारी जगह मैटरनिटी बेनिफिट भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो लो तो है हमारे यहाँ पे, लीगल रिफॉर्म पर वो इनफ नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पे फंडामेंटल चेंज क्या जरूरत है, सोसाइटी माइंडसेट, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हम अगर फैमिली से देखें, कम्युनिटी, फैमिली में सबसे बड़ा कौन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, घर में घर वाले ही सबसे पहले बोलेंगे, टोकेंगे, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये पढ़ने की क्या जरूरत है, ये सब, ठीक है। तो फैमिली टू कम्युनिटी सबको सोसाइटल माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, ये नेसेसरी है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, ये इसका मेन फोकस क्या था, फोकस ऑन द गर्ल चाइल्ड पे फोकस किया। ऑल्सो एम टू चेंज सोसाइटल एटीट्यूड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें मेनली तो सोसाइटल एटीट्यूड चेंज करना, यही मेन फोकस था, ठीक है। फिर रोल ऑफ मैन एंड बॉयज, स्टेट्स दैट जेंडर इक्वालिटी नॉट जस्ट अ वुमेन्स इशू, ये हमें लिखना है कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ वुमन इशू नहीं है बट ह्यूमन इशू है। अब ह्यूमन में मैन, वुमेन एंड मैन दोनों आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप ये मत समझो कि जेंडर इक्वालिटी होगा तो उससे बेनिफिट सिर्फ वुमन को ही होने वाला है, नहीं फ्रेंड। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर इंडिया का करवाना है तो इसलिए हमें वुमन का एम्पावरमेंट करना जरूरी है, क्योंकि वो इक्वल फोर्स है, वो 50% हमारी पॉपुलेशन की है, ठीक है, पॉपुलेशन है। तो इसीलिए वुमन इशू नहीं हो सकता फ्रेंड, ये ह्यूमन इशू है। एंड दैट मैन एंड बॉयज मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द चेंज। इसलिए अगर वुमन इशू में अगर आपको चेंज करना है तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट मैन एंड बॉयज दोनों होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ महिलाओं से काम नहीं चलेगा, मैन एंड बॉयज दोनों को सोचना पड़ेगा कि हमारे जो फीमेल है, वुमन का एम्पावरमेंट भी जरूरी है। डन। देन टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्कस द रियल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे बूंद का भी काम करती है, बैन का भी काम करती है, तो टेक्नोलॉजी कैसे उसका टूल फॉर एम्पावरमेंट के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, ऑनलाइन सेफ्टी कैंपेन चलाने के लिए, अन्य न्यूज़, बट साथ साथ में हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं, बट सोर्स ऑफ न्यूज़ चैलेंजेस, जैसे टेक्नोलॉजी वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड, साइबर बुलिंग हो रहा है, ऑनलाइन हेरेसमेंट वगैरह हो रहा है, तो आप ये टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया का रोल भी लिख सकते हो कि पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन करना चाहिए टू एम्पावर वुमन बाय एजुकेशनल कंटेंट, ऑनलाइन सेफ्टी कैंपेन वगैरह से, ठीक है, टेलीमेडिसिन प्रोवाइड करके। एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, कंक्लूड दैट एजुकेशन रिमेन द सिंगल मोस्ट पावरफुल टूल फॉर एम्पावरमेंट। आपको किसी भी चीज़ में अगर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस लिखना है तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि एजुकेशन रिमेन्स सिंगल मोस्ट पावरफुल टूल एम्पावरमेंट। अगर महिलाओं का एम्पावरमेंट करना है तो सिंगल मोस्ट पावरफुल टूल, एक आप अगर कोई पूछे कि क्या जरूरी है तो कि आप बोलो कि महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करो, बस, बाकी कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर एजुकेशन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट एम्पावर्ड। अब आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे फ्रेंड, समराइज योर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को समराइज करो। यहाँ पे जो मेनली आपके ऐसे थे, ऐसे में जो आर्ग्यूमेंट था मेनली उसको समराइज करना पड़ेगा लाइफ में, मेन पॉइंट्स उसमें लाने पड़ेंगे। रीट्रेट द मेन पॉइंट्स, इंडिया हैज़ प्रोग्रेस बट सिग्निफिकेंट चैलेंज रिमेन्स। शुरुआत हमने जहाँ से की थी वही लिखो कि बहुत कुछ हमने प्रोग्रेस किया बट अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है। एंड आपको लास्ट में कंक्लूजन में ऑप्टिमिस्टिक विजन देना है, ऐसा नहीं सब कुछ नकारात्मक लास्ट वाले को नहीं लिखना चाहिए। बैड, हमारा जो ऐसे से बैड इमेज नहीं जाना चाहिए सामने वाले इंसान के दिमाग में, ताकि हमें वो नेगेटिव मार्किंग ना देना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यानी कि कम मार्क्स नहीं मिलने चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक विजन हमें दिखाना है, प्रैग्मेटिक रहना है, फ्यूचरिस्टिक हमें दिखाना है कि बहुत कुछ अच्छा है, थोड़ा कुछ चेंज करने की जरूरत है पर अच्छा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। एंड विद फॉरवर्ड लुकिंग एंड इंस्पायरिंग स्टेटमेंट के साथ में आप फिनिश करो, जैसे यू कैन मेंशन हाउ अ ट्रूली एम्पावर्ड वुमन इज नॉट जस्ट एन एसेट टू अ फैमिली बट अ कैटालिस्ट फॉर द नेशंस प्रोग्रेस। अगर ट्रूली एम्पावर्ड वुमन अगर देखा जाए ना, ट्रूली एम्पावर्ड कोई वुमन है अगर ट्रूली एम्पावर्ड है तो उसकी वजह से वो सिर्फ उसकी फैमिली के लिए एसेट नहीं है, वो अपने फैमिली के लिए एसेट नहीं है पर नेशनल प्रोग्रेस के लिए भी कैटालिस्ट है, उसकी वजह से नेशन की प्रोग्रेस बढ़ जाएगी फ्रेंड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, कैसे इसमें इंपॉर्टेंस दिखा रहा है वुमन के एम्पावरमेंट का, कि वुमन एम्पावरमेंट सिर्फ फैमिली के लिए नहीं हो सकता, नेशंस के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। रिफ्रेश करो अ कोट और इन्वेंट न्यू वन दैट एनकैप्सुलेट आइडिया, और ऐसा एक नया कोट, एक रिफ्रेश बनाओ अपना, या तो कहीं से लेके आओ, उसमें ये हो कि इंडियाज ट्रूएस्ट पोटेंशियल कैन ओनली बी अनलॉक व्हेन इट कम्स इट्स वुमन आर ट्रूली फ्री एंड इक्वल। हमारा जो ट्रूएस्ट पोटेंशियल है ना इंडिया का वो कब अनलॉक हो सकता है, तो जब हमारी वुमन है, महिलाएं हैं,
वो ट्रूली फ्री एंड इक्वल हो सबसे, है ना, यानी कि जेंडर इक्वालिटी है, उनको चॉइस मिले, सब चीज़ों में फ्री हो, वो किसी के अंदर ना हो, तो तभी इंडिया क्या हो सकता है, इंडिया का ट्रूएस्ट पोटेंशियल रियलाइज हो सकता है। ये सब डेटा, ये सब एग्जाम्पल, ये आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हम अलग अलग जगह पे और इस तरह हमारा ऐसे का अप्रोच वुमन के बेस पे हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, कुछ डेटा मैंने लिया है यहाँ पे, वो डेटा हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे तो स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया, उसमें सोशल एंड हेल्थ इंडिकेटर, तो सेक्स रेशियो एट बर्थ इंडिया में कितना है, तो वाइल देयर इज एन इम्प्रूवमेंट तो है, बट अभी भी सेक्स रेशियो एट बर्थ रिमेन्स कंसर्न, सम रीजन में कंसर्न है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 अभी जो 2019-21 का ये रिपोर्ट था ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसमें क्या दिखा गया है, डेटा शो अ सेक्स रेशियो ऑफ 1020 फीमेल फॉर 1000 मेल, 1000 मेल के सामने 1020 फीमेल है, मतलब ये तो हकारात्मक है, अच्छा है यार, 100 मेल 1000 मेल है, उसके ऊपर 1020 फीमेल है, ये महिला है, तो ये अच्छा है। बट दिस इंक्लूड ऑल एज ग्रुप के बारे में फ्रेंड, ठीक है, ऑल एज के बारे में। सेक्स रेशियो एट बर्थ विच इज मोर इंडिकेटिव ऑफ जेंडर बायस इज स्टिल स्क्यूड, ये ऊपर का दिखा था ना, वो ओवरऑल बात था, ठीक है फ्रेंड, ओवरऑल। पर अगर बर्थ पे अभी दिखा जाए सेक्स रेशियो एट बर्थ, तो इसमें जेंडर बायस देखने को मिल रही है। क्यों? वी स्टडी साइटिंग फिगर अराउंड 929 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, 1000 बॉयज़ के सामने 929 ही गर्ल्स है फ्रेंड, 929 ही गर्ल्स है यहाँ पे, तो यह बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, ये चिंता का विषय है। और ये क्या हाईलाइट कर रहा है फ्रेंड, अभी भी इंडिया में सन प्रेफरेंस दिया जा रहा है और फीमेल को मार दिया जाता है, फीमेल फीमेसाइड देखने को मिलता है। ओके, दूसरा, आप माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया के बारे में आप हेल्थ पैरामीटर में लिख सकते हो कि एनीमिया रिमेन्स क्रिटिकल हेल्थ इशू फॉर वुमन इन इंडिया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 ऊपर वाला ये, उसका डेटा क्या कहता है, 57% वुमन है जो 15 से 15 to 49 ईयर्स, ये एनीमिक है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है फ्रेंड, ठीक है, 57%, यानी बहुत ज़्यादा हो गए फ्रेंड। ये तो मैं अब तक बोल रहा था 1/3 बोल रहा था, पर यहाँ पे तो ज़्यादा यूज है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में तो 57% वुमन को दिखाया गया है कि 15 से 49 साल की महिलाएं एनीमिक है इतना। दिस फिगर अलार्मिंग हाई है एंड पॉइंट्स टू वाइड स्प्रेड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड? तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रहा है, और इसकी वजह से उनकी हेल्थ, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके और बच्चों के, आने वाले बच्चे, उनके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होने वाला है। देन हम क्या लिख सकते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस। आज भी जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नियरली 1/3 ऑफ वुमेन इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस सिंस द एज ऑफ 15। 15 साल से ऊपर के एज की जो ऑलमोस्ट 1/3 33% जितनी महिलाएं फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस अपने घर में फेस किया फ्रेंड, ठीक है, फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस घर में या आजू बाजू सराउंडिंग में कहीं पर फेस किया उन्होंने, ठीक है। तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस भी हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, और एनसीआरबी का रिपोर्ट भी यही कहता है, एनसीआरबी रिपोर्ट भी यही कहता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो। देन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट अगर दिखाना हो तो लिटरेसी रेट हम लिख सकते हैं कि वाइल फीमेल लिटरेसी हैज इंप्रूव, फीमेल लिटरेसी पहले से तो इंप्रूव हुआ है, पर अभी भी सिग्निफिकेंट गैप अभी भी देखने को मिलती है मैन के सामने। रिसेंट डेटा है फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ अराउंड 64.63%। इंडिया में फीमेल लिटरेसी कितनी, 64.63% फीमेल लिटरेट है, कंपेयर टू 80.88 फॉर मैन। जो पुरुष है वो 80% पुरुष है वो लिटरेट है, जबकि फीमेल कितनी 64, यानी 16% जितना हमारा गैप है महिला और पुरुष में। तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड, ठीक है, यानी कि 100 से 64 ही फीमेल पढ़ी हुई है, जबकि 100 में से 80 मेल पढ़े हुए हैं, ये ज़्यादा गैप हुआ। फिर स्कूल एनरोलमेंट देखा जाए तो ग्रोस एनरोलमेंट फॉर गर्ल्स इन प्राइमरी एजुकेशन रीच नियर पैरिटी विद बॉयज़। बॉयज़ और फीमेल ऑलमोस्ट स्कूल में तो शुरुआत में मतलब ऑलमोस्ट सबके एक जितना ही है कि 96.3% मेल एंड फीमेल प्राइमरी स्कूल में वो एडमिशन लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। पर अभी भी सिग्निफिकेंट चैलेंज है, जैसे द जेंडर एनरोलमेंट रेशियो फॉर गर्ल्स ड्रॉप टू अराउंड 79.5% एट द सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पर जाते जाते फ्रेंड ये रेशियो कम हो जाता है, यहाँ पे 79.5% हो जाता है। इतना क्या होता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो पहले 96 पॉइंट था वो आगे कितना 79 ही जाता है, तो उसमें से 15-20-16% जितने कम हो जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। देन हायर एजुकेशन की बात किया जाए तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE इसका रिपोर्ट है, इसमें पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया कि हायर एजुकेशन में आप महिलाएं कुछ अच्छा कर रही है। फीमेल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में इंक्रीज हो रहा है बाय ओवर 32% सिंस 2014-15। 2014-15 के बाद में 32% ये इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसकी वजह से भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है।
हाउ वर देयर रिप्रेजेंटेशन इन स्टेम फील्ड रिमेन्स कंसर्न, अभी भी स्टेम फील्ड में उनकी गैप देखने को मिल रही है। साइंस टेक्निकल एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स में आज भी कम है, जैसे हायर एजुकेशन में भी, ठीक है। फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 का, इसमें इंडिया का 131 आउट ऑफ 148 रैंक है फ्रेंड, ठीक है। तो ये हम प्रीवियस ईयर से भी 2 प्लेस पीछे चले गए। देन हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन लिख सकते हैं, जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसमें कैसा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसका रिपोर्ट हम दिखा सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि पहले से तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जैसे 2017-18 में 23.3% जितना क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं का था, जो 2023-24 में कितना हुआ 41.7% हुआ, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लार्ज प्रोपोर्शन दिस इंक्रीज इन इनफॉर्मल गिग इकोनॉमी। और जो इंक्रीज हुआ है ना फ्रेंड, ये 23% से 41% जितना हुआ है, ठीक है। ये मेनली किस लिए हुआ है, तो ये भी फीमेल इनफॉर्मल एंड गिग इकोनॉमी में ज़्यादा है फ्रेंड, इनफॉर्मल एंड गिग इकोनॉमी में ज़्यादा जा रही है, फॉर्मल इकोनॉमी में इनकी संख्या काफ़ी कम है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। इसलिए क्वालिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ दी जॉब्स आर स्टिल कंसर्न। देन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर वुमन है, ये भी बढ़ा है, जैसे फ्रेंड 2017-18 में 22% था, जबकि 2023-24 में 40% हो गया। इसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि इनका इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ गया है। फिर अनपेड केयर वर्क, ये इट इज़ क्रूशियल टू मेंशन दैट वुमेन कंटिन्यू टू बियर डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन ऑन अनपेड केयर वर्क। घर काम उनको ज़्यादा करना पड़ता है, उनका कोई उनके सामने पे नहीं किया जाता, ठीक है फ्रेंड। तो ये और ये जिस चीज़ें जीडीपी में भी कैलकुलेट नहीं होती, ये भी हम लिख सकते हैं। देन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन फ्रेंड बहुत कम है, जैसे 18वीं लोकसभा में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 14% है, और 17वीं में कितना था ये, सॉरी लोकसभा में 14% है और राज्यसभा में 17%, तो ये बहुत कम है। और असेंबली में भी फ्रेंड बहुत कम है, ये 9% से ऑलमोस्ट कम रहा है। कुछ स्टेट में तो वहाँ पे अभी तक कोई महिलाएं एमएलए ही नहीं बनी है। नारी बंधन शक्ति अधिनियम की बात की जाए तो लैंडमार्क लेजिस्लेशन है, 2023 में पास किया गया है। 1/3 रिजर्व सीट्स उनके लिए रखी गई महिलाओं के लिए लोकसभा में, स्टेट असेंबली में। ये अच्छा स्टेप है, पर अभी भी इम्प्लीमेंटेशन कंडीशनल है कि डिलिमिटेशन के बाद में होगा। डन। इस तरह भी हम ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम डेटा लिख सकते हैं। देन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर लिखना हो तो कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये काफ़ी इफेक्टिव रहा है ग्रास रूट लेवल के लिए। पर 2024 में बात किया जाए तो 14.5 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है फ्रेंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में। 14.5 लाख, इतना ये बहुत अच्छा नंबर है फ्रेंड, ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है। इतनी सारी महिलाएं आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत राज में। सरपंच है 14.5 लाख, विच कंस्टिट्यूट अराउंड 46% टोटल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। टोटल जो कितना 1/3 रिजर्वेशन उनको दिया गया है, तो भी 46% महिलाओं की संख्या पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, ये हम देख सकते हैं। अब महिलाओं के बारे में कहीं पे अगर हमें कोट वगैरह लिखना हो या किसी को कोट करना हो किसी का, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो एक तो हम संस्कृत श्लोक लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड। संस्कृत श्लोक में हम सबको पता है, और संस्कृत श्लोक के साथ साथ में हमें उसका मीनिंग समझाना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है, मीनिंग समझाना पड़ेगा। जैसे एक श्लोक है, यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे भगवान का भी वास होता है। वेयर वुमन आर ऑनर, जहाँ पे वुमन का सम्मान हुआ जाता है, देयर द गॉड्स रिजॉइस, वहाँ पे देवता वास करते, भगवान वास करते हैं वहाँ पे, ऐसा लिखा गया है, वहाँ पे भगवान रहते हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं किस तरह के ऐसे में इंट्रोडक्शन करने के लिए, परफेक्ट टू इंट्रोडक्शन टू एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल व्यू ऑफ वुमन इंपोर्टेंस। वुमन इंपोर्टेंस का कहीं पे ट्रेडिशनल व्यू आपको दिखाना है, तो वहाँ पे आप ये आप श्लोक को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। देन दूसरा एक ये श्लोक, नारेस्तु राष्ट्रस्य स्वः, वुमन आर द नेशंस फ्यूचर। नारेस्तु यानी कि वुमन, राष्ट्र से या नेशंस राष्ट्र का, स्व यानी कि फ्यूचर, वुमन आर द नेशन फ्यूचर, महिला ये कंट्री का क्या है, फ्यूचर है फ्रेंड, ठीक है। तो ये कहाँ पे आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं, टू प्रोवाइड ऑप्टिमिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग। अगर आपको विजन, हमने देखा ना कंक्लूजन में मैंने क्या बोला, वहाँ पे आपको ऑप्टिमिस्टिक दिखाना है और फॉरवर्ड लुकिंग दिखाना है, अच्छा होगा सब कुछ। तो ऐसे दिखाना हो, वहाँ पे आप लिख सकते हो वुमन आर द नेशंस फ्यूचर और नारेस्तु राष्ट्र से स्वः। लिंकिंग वुमन एम्पावरमेंट डायरेक्टली टू नेशनल प्रोग्रेस, वुमन एम्पावरमेंट को नेशनल प्रोग्रेस के साथ में डायरेक्टली आपको लिंक करने के लिए ये श्लोक काम आ सकता है, ओके। और हम 3 जो कोट है हम यहाँ पे अम्बेडकर साहब का, स्वामी विवेकानंद का और जवाहरलाल नेहरू का लिख सकते हैं। अम्बेडकर साहब का कहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमन हैव अचीव। मैं उन कंट्री की
कम्युनिटी की प्रोग्रेस कैसे मेजर करता हूँ कि उनकी वुमन ने कितना प्रोग्रेस अचीव किया है। ये हमने शुरुआत में भी इंट्रोडक्शन में बात किया गया था कि इंट्रोडक्शन भी इस कोर्स से हम लिख सकते हैं। मेजरेबल बेंचमार्क फॉर सोसाइटी डेवलपमेंट, दिस गोस बियॉन्ड इकोनॉमिक मैट्रिक्स। सिर्फ इकोनॉमिक मैट्रिक्स के बेस पे नहीं, सोसाइटी का डेवलपमेंट वुमन की प्रोग्रेस से भी हम अचीव कर ये मेजर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा अगर दिखाना हो कहीं पे तो वहाँ पे इस कोड का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। देन स्वामी विवेकानंद, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड अनलेस द कंडीशंस ऑफ वुमन इज इम्प्रूव्ड। वर्ल्ड का वेलफेयर नहीं हो सकता तब तक जब तक वुमन की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो सकता। अगर हमारे वर्ल्ड का अगर वेलफेयर करना है तो वुमन का कंडीशन इंप्रूव होना जरूरी है। और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बर्ड टू फ्लाई ऑन द ओनली वन विंग। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बर्ड है, बर्ड फ्लाई कर सकते अपनी एक विंग पे, एक पांख पे बर्ड कभी फ्लाई नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर आपकी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, आपके वर्ल्ड का डेवलपमेंट करना है तो एक पांख से नहीं हो सकता। सिर्फ मैन के डेवलपमेंट से कंट्री का डेवलपमेंट या वर्ल्ड का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उसके लिए वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड करना है तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। तो ये स्वामी विवेकानंद का आप कोट को यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और इट इज़ ग्रेट मेटाफोर फॉर द नीड फॉर जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी वगैरह के ऐसे हो तो उसमें आप ये काफ़ी लिख सकते हो, खास लिख सकते हो। ठीक है। देन जवाहरलाल नेहरू का, टू अवेकन द पीपल इट इज़ वुमन हु मस्ट बी अवेकन। अगर आपको लोगों को अवेकन करना है तो वुमन को अवेकन करना जरूरी है, वुमन को जगाना जरूरी है। वंस सी इज ऑन द मूव, जब वुमन महिलाएं जाग जाएगी, फैमिली ऑटोमेटिकली जाग जाएगा। फैमिली मूव करेगा, विलेज मूव करेगा, नेशंस मूव। अल्टीमेटली बात की गई है यहाँ पे कि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। वो महिलाओं का विकास से पूरे कंट्री का विकास उसके साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पे। वुमेन एम्पावरमेंट आर्ग्यूइंग दैट प्रोग्रेस क्रिएट पॉजिटिव चेन रिएक्शन थ्रू आउट द सोसाइटी। क्योंकि महिलाओं के विकास से फैमिली का विकास होगा, फैमिली के विकास से गांव का, और गांव के विकास से नेशन का विकास। तो नेशन का विकास करना है अगर तो महिलाओं का विकास होना जरूरी है। तो इस तरह का आप ऐसे के साथ में कोट कर सकते हो इस कोटेशन को। डन। ये जवाहरलाल नेहरू सर ने बोला था। इस तरह हमारा वुमन के अगर स्पेसिफिक कोई ऐसे आता है तो वहाँ पे इन सब डेटा का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।